आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्र सदिश के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि किसी भी प्रकार का कोई पृष्ठ हो, कोई सरफेस हो, वो उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, वो एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमें इस तरह से क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए, एरिया को व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की आवश्यकता भी होती है। तो सबसे पहले जैसा हमने बात किया, किसी भी प्रकार का कोई सरफेस हो, तो मान लीजिए वो सरफेस हम इस प्रकार का शेप भी ले सकते हैं, कोई सरफेस ले सकते हैं, कोई इस प्रकार का शेप भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के किसी सरफेस के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए ऐसा हमने कोई सरफेस चुना, मान लीजिए इसका एरिया कितना है, डेल एस से, इसका एरिया मान लीजिए डेल एस से, इस सरफेस का एरिया कितना है, डेल एस, इस सरफेस का एरिया मान लीजिए डेल एस से। चूँकि हम लोगों को मालूम है ये एक जो एरिया होता है वो किस तरह से लेते हैं, हम उसको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लेते हैं। तो इसे हमें वेक्टर रूप में यदि व्यक्त करना होगा तो हमें कैसा लिखेंगे, डेल एस के ऊपर वेक्टर का साइन मार्क करेंगे, और इसे लिखने का तरीका होगा जो इसका या इसका किसी भी सरफेस के लिए बात करें, इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड लिया हमने, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एस है, और इसमें हम इंटू कर देंगे यूनिट वेक्टर का। तो ये जो यूनिट वेक्टर है एन हमारा, इसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी इस एरिया जो आपने ये एरिया लिया है या सरफेस लिया है, इसके एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो कैसा होगा, इस सरफेस के जस्ट अविलंबवत रूप में होगी, अविलंबवत होगी, मतलब हमारा नॉर्मली आउटवर्ड होगी इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और इसे सरफेस को वेक्टर फॉर्म में जो व्यक्त करने का तरीका है वो वेक्टर एस इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग डेल एस के रूप में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड डेल एस, यूनिट वेक्टर एन। यदि इसका एरिया डेल एस है, इसका एरिया डेल एस है, तो इनको हम वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। विद्युत फ्लक्स की अवधारणा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात करने वाले हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी प्रकार का कोई यदि सरफेस रखा हुआ है तो उस सरफेस के अभिलंबवत रूप में पास होने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। तो इसे हम लोग इस तरह से समझेंगे कि जैसे ये एक सरफेस है जो कि हमारा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और यदि इसमें से जो भी हमारी इस सरफेस में से जो भी लाइंस पास हो रही हैं अभिलंबवत, ठीक, नॉर्मली इस सरफेस के नॉर्मली जो भी लाइंस हमारी पास हो रही हैं उसको हम लोग नाम देते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स को सांकेतिक रूप में हम लोग कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, फाई ई के रूप में, फाई ई के रूप में हम लोग इसको फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक हमारा स्केलर अदिश राशि होता है फ्लक्स, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक तो इंटेंसिटी के ऊपर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाई फ्लक्स जो डिपेंड होता है इंटेंसिटी के ऊपर, जितना अधिक इंटेंसिटी होगा उतनी अधिक लाइंस इसमें से पास होंगी, इसके थ्रू नॉर्मली इसके पास होंगी, अविलंबवत इसमें से गुजरेंगी। तो जितना अधिक इंटेंसिटी होगा, दूसरी बात बोलेंगे, जितना बड़ा इसका एरिया होगा, सरफेस जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइंस पास होंगी। इस तरह से जो हमारा फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, साथ में डिपेंड करता है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्लक्स हमारा एक तो स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर, और डिपेंड करता है ds के ऊपर। चूँकि अगर मान लीजिए इसमें ये जो सरफेस है इसका हमने नॉर्मल खींचा, नॉर्मल ड्रॉ किया, इंटेंसिटी का डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए हैं, इस नॉर्मल के साथ इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, मान लीजिए थीटा एंगल बनाते हो रही है। ये हमारा क्या है, इसका जो एरिया था मान लीजिए ds था,
ठीक। इसका जो एरिया है मान लीजिए ds है, यहाँ पे ये जो ds था इसका एरिया माना गया था ds, और इंटेंसिटी क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी था। सेम इसी प्रकार ये हमने एक नया एक सरफेस चुना, इसको हमने एरिया लिया ds, और इसकी जो डायरेक्शन ली एरिया की हम लोगों को मालूम है, जस्ट इसके नॉर्मल इस सरफेस के है ना परपेंडिकुलर रूप में होती है, नॉर्मली आउटवर्ड होती है। इंटेंसिटी इसके नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, यदि थीटा एंगल बना रही है, तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी का हम कंपोनेंट देखेंगे ds की डायरेक्शन में। ठीक, एरिया की डायरेक्शन की ओर इंटेंसिटी का कंपोनेंट देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे अगर इस स्थिति में जो आपको इंटेंसिटी का कंपोनेंट प्राप्त होने वाला है e cos थीटा प्राप्त होगा। किस डायरेक्शन में, ds की दिशा में हमें e cos थीटा कंपोनेंट प्राप्त होता है। तो जब भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि इंटेंसिटी एक एंगल बना के इसके साथ, इसके एरिया के नॉर्मल के साथ, इसके अभिलंब के साथ यदि थीटा एंगल बनाए हुए हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट मिल रहा है हमें, इंटेंसिटी का कंपोनेंट कितना प्राप्त हो रहा है, e cos थीटा ds की डायरेक्शन में, तो उसको लेंगे हम e cos थीटा। ठीक, और इसका एरिया कितना है ds, ये ds ले लिया, तो फाई e का फार्मूला हो गया हमारा e ds cos थीटा। तो ये बात हम लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आप लोग देखिएगा, हम लोग इसको इस तरह के एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि हमारी जो लाइंस इस तरह से पास हो रही हैं। ठीक, और सरफेस यदि हमने जस्ट ऐसा रखा है, किसी प्रकार का कोई सरफेस है, जस्ट हमने ऐसा रखा हुआ है, लाइंस ऐसी पास हो रही हैं, तो इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास होंगी, हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इस कंडीशन में मैक्सिमम लाइंस हमारी पास होनी है। अगर इस स्थिति में यदि आप जो एरिया, ये वाला एरिया ले रहे हो, इसका यदि नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कैसा मिलेगा, इस तरह से इसका नॉर्मल मिलेगा। ठीक, इसका अविलंब कहाँ मिलेगा, जस्ट इस तरह से इसका जाएगा, नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। अच्छा, इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर ले रहे हो तो वो भी नॉर्मल की डायरेक्शन में, यानी इंटेंसिटी की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन क्या मिल रही है, सेम, यानी थीटा कैसा बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब हमारा ds की डायरेक्शन और e की डायरेक्शन सेम होती है तो थीटा कितना बनता है, 0। तो हम लोगों को मालूम है cos 0 का मतलब क्या होता है, यदि थीटा 0 हो, थीटा जब 0 होता है उस कंडीशन में हमें मालूम है फाई कम वैल्यू हमें मैक्सिमम प्राप्त होगा, e ds के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, तो जब भी फ्लक्स हमारा, फ्लक्स की डायरेक्शन, सॉरी, जो हमारा इसके नॉर्मल की डायरेक्शन, जो सरफेस है उसके नॉर्मल की डायरेक्शन, उसके अभिलंब की डायरेक्शन और इंटेंसिटी तीव्रता की डायरेक्शन सेम होती है तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारा पास होगा। सेम इसी प्रकार यदि आप लोग इसको एंगल चेंज करते जाते हो या पूरी तरह से हम इसको इस तरह से घुमा देते हैं, तब क्या होने वाला है देखेंगे हम लोग। इस कंडीशन में तो इस सरफेस में से तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, लाइन्स इस तरह से जा रही हैं, जबकि ये सरफेस कैसा रखा हुआ है, जस्ट ऐसा। यदि इसका सरफेस का आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो जस्ट उसकी डायरेक्शन इस तरह से मिलेगी, नॉर्मल की डायरेक्शन। तो इंटेंसिटी और नॉर्मल कैसा मिला, इस तरह से इसका नॉर्मल मिल रहा है, अविलंब मिल रहा है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरह से मिल रही है। तो आप लोग देखेंगे नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर, इंटेंसिटी इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा फ्लक्स क्या होगा, नहीं पास होगा। वो देखते हैं फार्मूले में यदि वैल्यू को रखा जाए। यदि इस थीटा की जगह आप 90 डिग्री रखते हो, यदि थीटा की जगह आपने 90 डिग्री रखोगे तो आप लोग देखोगे कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। मतलब इस कंडीशन में फाई क्या हो जाएगा हमारा, पूरा के पूरा 0 हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को वैसे भी समझ सकते हो कि जब आपका नॉर्मल इस तरह से रखा हुआ है और लाइंस आपकी ऐसी पास हो रही हैं तो इसमें से फ्लक्स, इस सरफेस में से फ्लक्स नहीं पास होगा। जब आप इसको ऐसा घुमाते हो धीरे धीरे, थीटा एंगल ऐसा मूव कराते हो तो लगातार इसमें से पास होने वाला जो लाइंस हैं आप लोग देखेंगे इस तरह से। अगर समझे तो पहले इसको थोड़ा सा मूव करा तो इसमें से 1 या 2 लाइंस पास होना चालू होंगी, फिर और पास करेंगे तो शायद 2 या 3 लाइनें पास होना चालू हो जाएंगी। जब पूरा ऐसा मूव कर देंगे तो लगातार सारी लाइंस इसमें से पास होना चालू करेंगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब किसी सरफेस को मूव कराते हैं, ठीक है ना, तो लगातार उसमें फ्लक्स कैसा हो रहा है, बढ़ रहा था। यहाँ पर इस कंडीशन में जब नॉर्मल कैसा रखा हुआ था, पहले परपेंडिकुलर था और इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या थी, जस्ट उस नॉर्मल के परपेंडिकुलर रूप में है।
इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, नॉर्मल ऊपर की ओर, तो फ्लक्स क्या था 0, मतलब ये स्थिति थी, तो फ्लक्स कितना हो गया, इस सरफेस में से पास होने वाला 0 हो गया। जैसे जैसे इसको मूव कराते हैं इसमें से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ता जाता है और मैक्सिमम जब इस स्थिति में पहुंचते हैं तो मैक्सिमम हमारा फ्लक्स इसमें से पास होने लगता है। तो ये बात हम लोगों को समझ में आना चाहिए। इसमें से कुछ बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं आपको फ्लक्स के बारे में, डेफिनेशन आप लोग याद रखोगे। फाई ई फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई ई के थ्रू, और फाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा, उस एरिया बढ़ाओगे तो भी हमारा फ्लक्स बढ़ जाएगा और ज़्यादा उसमें से लाइंस पास हो सकती हैं उस सरफेस के थ्रू। हम लोगों ने देखा उसके नॉर्मल के साथ इंटेंसिटी का जो एंगल होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और थीटा जब 0 होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये सारी बातों को हम लोगों को ध्यान रखना है। और साथ में हम लोगों को जैसा पता है कि फ्लक्स जो होता है वो हमारा एक अदिश राशि होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल कहलाता है ये हमारा। ठीक, फ्लक्स के यूनिट के बारे में और बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स का यूनिट क्या होना चाहिए, आप लोग देखिएगा फार्मूले के आधार पे हम यूनिट निकाल लेते हैं। तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, F/Q0। हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं फार्मूले के आधार पे, F/Q0 इंटेंसिटी का फार्मूला था। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। Q0 का क्या होता है, कूलॉम। ठीक, तो इंटेंसिटी का तो हमारा क्या आ गया, न्यूटन पर कूलॉम। ds क्या होता है, एरिया होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमारा फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया, फ्लक्स का यूनिट जो होगा, फाई ई का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा उसका SI यूनिट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं गाउस प्रमेय के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम में हम लोगों को एक रिलेशन बताया है फ्लक्स का आवेश के साथ। तो इस रिलेशन में हम लोगों को बताया गया है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है, टोटल हमारा जो फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, जो भी टोटल चार्ज उसके अंदर मौजूद है, उसका 1/ε0 गुना होता है। तो ऐसा इन्होंने गॉस प्रमेय में हमें बताया है। गॉस थ्योरम ने हमारा रिलेशन बताया है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित चार्ज का फ्लक्स के साथ, और इस रिलेशन के अनुसार फाई बराबर होता है, जो भी फाई फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई के द्वारा। तो किसी भी बंद पृष्ठ, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी टोटल चार्ज मौजूद है, हम उसको लेंगे। मान लीजिए किसी की क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, Q, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, 1/ε0 गुना कर रहे हैं, यानी कुछ इस तरह से 1/ε0। तो फाई किसके बराबर हो रहा है हमारा, Q/ε0 के इक्वल हो रहा है। तो ये गॉस थ्योरम ने हमें बताया है। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा था फाई ई बराबर होता है हमारा वेक्टर E ds के, और गॉस थ्योरम ने हमको बता दिया कि ये बराबर होता है Q/ε0 के। तो सबसे पहले इसको यदि हमें प्रूव करना है गॉस थ्योरम को, तो हम सबसे पहले हम इस तरह की कुछ बात करेंगे जो हम लोगों ने फ्लक्स में पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो कैसे, इसी प्रकार से हम मानते हुए मानते हैं कि एक चार्ज रखा हुआ है किसी बिंदु O पर, चार्ज रखा हुआ है, +Q चार्ज रखा हुआ है। किसी बिंदु O पर +Q चार्ज रखा हुआ है, और मान लीजिए इससे R डिस्टेंस पर, का एक हमने स्फीयर, एक गोला बनाया, ये इस तरह से R डिस्टेंस का हमने एक बंद पृष्ठ, एक क्लोज सरफेस को चुना, गोलाकार एक स्फीयर के शेप का, और हम इसमें से निकालेंगे कि इसमें से
जो पास होने वाला जो फ्लक्स है, टोटल जो फ्लक्स है, ठीक, वो हमारा Q अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर है। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, यानी गॉस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बिंदु O पर, पॉइंट O पर हम लोगों ने माना कि प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और उससे R रेडियस का एक हमने एक गोला बनाया, एक स्फीयर बनाया। तो ये सारी बातों को हम लिखते हैं, ठीक। बिंदु O पर प्लस Q चार्ज आवेश स्थित है। इस बिंदु O से R दूरी पर गोलाकार बंद पृष्ठ की कल्पना की। हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट O पर हमने माना कि प्लस Q चार्ज है और R रेडियस का एक गोला बनाते हुए एक स्फीयर की हमने एक रचना की। तो इस तरह का किया हमने। अब हमने इस गोलाकार हिस्से पर एक छोटे से एरिया को चुन लेते हैं। इस पूरे गोलाकार हिस्से में एक छोटे से गोलाकार हिस्से को हमने चुन लिया, ठीक। तो ये बात भी हम लिख देते हैं, इस गोलाकार भाग में ds क्षेत्रफल का पृष्ठ है ना, या अल्पांश चुना, भाग लिया या हिस्सा लिया, जो भी आप बोले। हमने एक इस पूरे गोलाकार हिस्से में एक छोटा सा हिस्सा ds चुना और हम इसके बारे में बात करते हैं कि यदि इस पर हम इंटेंसिटी की बात करें, इसमें कोई P पॉइंट मौजूद है, मान लीजिए यहाँ कोई P पॉइंट मौजूद है, यदि यहाँ पर हम इंटेंसिटी की बात करें तो अगर प्लस Q चार्ज यहाँ मौजूद है और यहाँ पर यदि इंटेंसिटी की बात करोगे तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या मिलने वाली है, जस्ट OP की दिशा में। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या मिलने वाली है आपको, OP की डायरेक्शन में। तो आपको डायरेक्शन, इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप एक यूनिट चार्ज की कल्पना करते हो, टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हो, ऐसा मानते हैं कि हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, तो वो जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में हमें इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्राप्त होती है। तो अगर आपका प्लस Q चार्ज यहाँ मौजूद है और आप यहाँ टेस्ट चार्ज ला के रखोगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इंटेंसिटी की दिशा क्या मिली आपको, OP डायरेक्शन में, ठीक। तो ऐसा हम लिख सकते हैं आगे कि, ऐसा हम नोट कर देते हैं इसमें कि विद्युत क्षेत्र E की दिशा कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र E का इंटेंसिटी, तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, OP दिशा में होगी। तो लिख देते हैं हम OP के अनुदिश होगी, ठीक। हम लोगों ने लिख दिया कि जो तीव्रता है उसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, वो OP की डायरेक्शन में होगा। सेम इसी प्रकार हम सरफेस के लिए बात करेंगे, जो पृष्ठ की दिशा जो होगी वो भी हमारी कहाँ होगी, इस अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा
यदि आप इस ds की डायरेक्शन भी निकालोगे तो वो भी हमारे OP की दिशा में ही प्राप्त होगी। तो कि ds की दिशा भी OP के अनुदिश होगी। अब आप लोग समझ सकते हैं इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी आपको ऊपर की ओर मिल रही है और इसके एरिया की डायरेक्शन भी हमें कहाँ मिल रही है, ऊपर की ओर मिल रही है। तो इस कंडीशन में फाई इज इक्वल टू, आप लोगों ने जो पढ़ा है फार्मूला, ई डी एस कॉस थीटा। इस बार थीटा कितना बनने वाला है, ई और डी एस के बीच में इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही है, थीटा की डायरेक्शन भी वहाँ है ना। तो दोनों ई और हमारा जो नॉर्मल जो मिल रहा है वो दोनों हमारी डायरेक्शन क्या मिल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। ई की डायरेक्शन भी वही मिल रही है और डी एस की डायरेक्शन भी वही प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से थीटा क्या हो गया हमारा, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। तो फाई क्या आ जाएगा हमारा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस। फाई क्या हो जाएगा हमारा ई डी एस, क्योंकि थीटा की जगह आप जब 0 रखोगे तो वो हमारा उसका वैल्यू क्या हो जाता है, cos 0 का 1 हो जाता है। तो फाई का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ई डी एस। ठीक। अच्छा, ये जो हम निकाल रहे हैं छोटे से हिस्से के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम एक काम यहाँ कर सकते हैं, इसको हम डी फाई लिख सकते हैं। छोटे से हिस्से के लिए बात कर रहे हैं, डी फाई इस तरह से व्यक्त कर देते हैं हम, क्योंकि एक छोटे से हिस्से के लिए आप फ्लक्स की बात कर रहे हो। इस पूरे गोलाकार भाग को ना लेते हुए आपने इस छोटे से हिस्से की बात की कि इस छोटे से हिस्से में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो हमारा कितना होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होगा। और थीटा कितना बन रहा है यहाँ 0 डिग्री, तो इस छोटे से हिस्से में से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस हो रहा है। जब आपने छोटे से हिस्से को निकाल लिया, यदि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो हम टोटल सरफेस के लिए हम निकाल सकते हैं। तो सबसे अब हम वही काम करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, छोटे से हिस्से की जगह अब हम निकालते हैं संपूर्ण गोले के लिए। अतः संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स, तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो क्या होगा, तो देखिएगा इस तरह से हम उसको लिख देते हैं। फाई है, मान लेते हैं कि टोटल पूरे उस गोले में से पास होने वाला फ्लक्स कितना है हमारा, फाई है, यानी हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो हमारा आ जाएगा क्या, इस तरह से मार्क कर देते हैं हम ई डी एस। ठीक। और इसको अगले स्टेप में हम इस तरह से लिख देते हैं ई एस डी एस। आप ये जो हमारा मतलब निकल रहा है, संपूर्ण गोले का एरिया, टोटल हमारा उस स्फीयर का सरफेस की बात हो रही है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है हमारा, इसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं फार्मूले के आधार पर। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, डी एस की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक। ये वैल्यू हम इसकी जगह यदि रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग अब एक बात करते हैं कि भाई यहाँ पर यदि प्लस की चार्ज यहाँ मौजूद है तो ई पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा, तो इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं कि ई पॉइंट पर हमारा इंटेंसिटी कितना होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ करते हैं। तो एक अब हम लोग क्या करते हैं, इस इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं कि जो हमारा ओ पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज मौजूद है उससे आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है वहाँ हमारा इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा वो हम निकालते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता यानी इंटेंसिटी। हमने पॉइंट O से R डिस्टेंस पर जो पॉइंट P लिया था वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इंटेंसिटी कितना होगा, तो हम लोगों को मालूम है कि 1/4πε0 Q/r²। हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4πε0 Q/r² होता है, क्योंकि प्लस Q चार्ज था कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, तो 1/4πε0 Q/r²। तो इंटेंसिटी हमारा इतना है। इस वैल्यू को हम यहाँ इस E की जगह रख देते हैं, तो क्या आएगा हमारा phi इज इक्वल टू E की जगह हमने क्या रख दिया 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। आप लोग देख सकते हैं 4π से 4π कैंसिल हो सकता है, r² से r² कैंसिल हो सकता है, तो phi का वैल्यू क्या आ जाएगा Q/ε0। तो यही बात तो गॉस ने बताई है और हम लोगों ने ये प्रूव किया कि जो भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज मौजूद था उसका 1/ε0 गुना हो गया, किसके बराबर, टोटल पास होने वाला फ्लक्स के बराबर होता है। तो यही बात हमारी प्रूव होती है कि किसी भी सरफेस में से पास होने वाला जो टोटल सरफेस हो, टोटल फ्लक्स जो होता है, संपूर्ण फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो ये बात प्रूव होती है। अब गॉस थ्योरम की कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हों, इफ़ ऑल द चार्जेस बी इनसाइड द सरफेस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो अभी हमने जैसा पढ़ा था गॉस थ्योरम में कि किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो भी जितने भी चार्जेस मौजूद हैं उन टोटल चार्जेस का 1/ε0 गुना बराबर होगा किसके, फ्लक्स के बराबर होगा। तो मान लीजिए यदि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर Q1, Q2, Q3 और ऐसे Q4 ऐसे और भी चार्जेस यदि मौजूद हैं, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी टोटल चार्जेस हो रहे हैं फ्लक्स निकालने के लिए, तो जो टोटल जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डेडेडेस सभी का सम हो जाएगा, और जो भी सम आएगा उसका हम लोग ε0 गुना कर देंगे। तो इस तरह से जितने भी चार्जेस मौजूद हैं हम उनका टोटल करेंगे और 1/ε0 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, टोटल उसका फ्लक्स निकल आएगा। सेकंड कंडीशन, हम लोग एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो इफ़ द चार्जेस लाइज आउटसाइड द सरफेस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसा अभी हम लोगों ने माना था कि जो आपने एक स्फीयर या एक गोले को लिया था, आपने माना था कि चार्ज के अंदर O पॉइंट पे रखा हुआ था, तो इस बार वो मान लीजिए O पॉइंट यहाँ कहीं बाहर है और पूरा जो चार्ज है वो हमारा कहाँ रखा हुआ है, इस जगह रखा हुआ है, और ये क्लोज सरफेस है। तो हम लोगों ने देखा था जो गॉस थ्योरम के अनुसार इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं मौजूद है। जो चार्ज मौजूद है वो कहाँ पर है, ये O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज मौजूद है, यहाँ तो कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो यहाँ जो बोला गया है, जो कंडीशन बोली गई, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है तो क्लोज सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो हमारा क्या फ्लक्स निकलेगा, phi E। Q क्या हो जाएगा हमारा इस कंडीशन में, Q आ जाएगा 0, ठीक, Q की जगह आ जाएगा हमारा 0, तो फ्लक्स क्या हो जाना है हमारा, एक तरह से phi का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि उस गोले के अंदर तो हमारा कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। उस स्थिति में Q की जगह हम क्या रख देंगे 0, तो ये पूरा हमारा 0 होना, यानी फ्लक्स कितना होगा 0 हो। स्पेशल कंडीशन है कि यदि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर तथा कुछ बंद पृष्ठ के बाहर है, इफ सम चार्जेस लाई इनसाइड एंड सम आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, तो इस कंडीशन में क्या होगा,
जब कुछ चार्जेस बंद पृष्ठ के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है, और कुछ चार्ज हमारा बाहर है। तो हमने माना कि जो अंदर है हमारा इनसाइड जो चार्ज है वो हमारा कितना है, वो उसको मान लिया हमने इनसाइड वाले को चार्ज को Q1, ठीक। और जो आउटसाइड है हमने मान लिया आउटसाइड जो चार्ज है हमारा उसको नाम दे दिया हमने Q2। तो हम लोगों ने देखा है कि जो क्लोज सरफेस के जो अंदर होता है चार्ज उसके कारण टोटल फ्लक्स पास होता है, बाहर वाले के कारण तो फ्लक्स जीरो होता है। तो जो भी फ्लक्स हमारा पास होना है, जो भी फ्लक्स पास होगा वो किसके कारण होगा, इस Q1 के कारण। तो पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q1/ε0 होगा, और इसके कारण ज़ीरो होगा, जैसा अभी हमने इससे पहली कंडीशन में भी देखा था। तो इस Q2 के कारण फ्लक्स क्या होगा हमारा, ज़ीरो। तो फाइनली टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q = Q1/ε0 होगा। गॉस थ्योरम की मदद से हम लोग कूलॉम्स लॉ को प्रूव करेंगे। तो अब हमारा जो अगला जो थ्योरम जो करना है हमें, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की स्थापना, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो इस बार हम लोग गॉस थ्योरम की मदद लेकर हम लोग क्या प्रूव करेंगे, कूलॉम्स लॉ को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले वही हम काम करेंगे इसमें कि हम पॉइंट O पर +Q चार्ज को मानेंगे, उससे R डिस्टेंस पर, R रेडियस को लेते हुए एक स्फीयर बनाएंगे, गोला बनाएंगे, और उसमें से पास होने वाले फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वो सारी बातें हम लिखते हैं। पॉइंट O पर +Q चार्ज स्थित है। पॉइंट O से R त्रिज्या का, रेडियस का हम लोग एक गोला, एक स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर बनाते हैं हम लोग। इस पॉइंट O से जो R रेडियस का हमने गोला बनाया है वह हमारा एक बंद पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। और हम लोग ये बात करते हैं इसमें, जो हमने ये R रेडियस का जो ये गोला बनाया है, इस पृष्ठ को हम लोग नाम देते हैं गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ कहलाता है ये। इस गॉसीय पृष्ठ का मतलब ये होता है कि चूंकि आपने देखा कि O पॉइंट पर हमारा +Q चार्ज मौजूद है, इससे R डिस्टेंस पर, यानी सेम डिस्टेंस लेते हुए हमने एक गोला बनाया है। तो ये R डिस्टेंस पे जो गोला बनाया गया है, इसके हर एक पॉइंट पर हमारे इंटेंसिटी, तीव्रता कैसा होगा, सेम होगा। तो ऐसे सरफेस को हम लोग, ऐसे पृष्ठ को हम लोग नाम देते हैं गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, ठीक, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर हमारा इंटेंसिटी कैसा हो, सेम हो। तो इस जो हमने ये गोला बनाया है ये हमारा क्या कहलाएगा, गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। तो यह गोला गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक, कार्य करेगा, यह हमारा वो गॉसियन सरफेस कहलाएगा, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पर हमारा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम होता है। अब हम लोग उस पूरे उस गोले पर एक छोटे से एक अल्पांश क्षेत्रफल को हम चुनते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे उसको, संपूर्ण गोले पर अल्पांश क्षेत्रफल
ds को चुनते हैं, लेते हैं। तो क्या स्थिति मिलने वाली है हमें, हम लोग यहाँ बना लेते हैं उस जो सारी बातें हमने यहाँ बोला है उसके अनुसार हमने क्या किया, O पॉइंट पर हमारा चार्ज मौजूद है, प्लस Q चार्ज मौजूद है। इससे R डिस्टेंस का आपने ये सर्कल गोला बनाया है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, हमारा गॉसीय पृष्ठ हो गया, क्योंकि हर पॉइंट पर इसकी जो डिस्टेंस है सेम है, जिसके कारण इसमें इंटेंसिटी कैसा होगा, सेम होगा। तो ये हमारा गॉसीय पृष्ठ हो सकता है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें इससे इस गोले के ऊपर हमने एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव को, स्मॉल एलिमेंट एरिया के एलिमेंट को लिया और इस एलिमेंट में से, इस अवयव में से, छोटे से हिस्से में से पास होने वाले फ्लक्स के लिए हमने बात की। तो इसका हमने एरिया को माना है ds, इसका एरिया को हमने क्या लिया है, ds। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे, ds को लिया हमने, अब इसमें से फ्लक्स कितना पास होगा। अतः ds से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना होगा, तो यदि हम इस छोटे हिस्से की बात करें यानी डी फाई, छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं इसलिए हमने उसको दर्शाया क्या, डी फाई से। तो अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। यदि यहाँ पर हम पी पॉइंट की बात करें, इस हिस्से में हमने एक पी पॉइंट को चुना, तो यहाँ से इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ओपी की दिशा में होगी। तो ये सारी बातों को हम नोट करेंगे। इंटेंसिटी की दिशा क्या होगी, हमारे ओपी की दिशा में होगी, ठीक। और यदि इसका आप जो ds आपने अल्पांश जो चुना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो भी ओपी की दिशा में होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम नोट करेंगे। तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, पास होने वाला फ्लक्स का फार्मूला होता है E, इंटेंसिटी कितना है, ds एरिया कितना है, और इंटेंसिटी और एरिया के बीच में जो बनने वाला एंगल कितना है। ये दो चीज़ों की बात होगी। तो पहले हम लोग लिख देते हैं इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो इस चीज़ को हम मार्क कर देंगे यहाँ पर कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो देखिएगा हमने लिख दिया यहाँ E की दिशा OP के अनुदिश होगी, ठीक। इंटेंसिटी की दिशा कहाँ मिलने वाली है, OP के अनुदिश। सेम इसी प्रकार जो ds की दिशा है वो भी कहाँ मिलेगी, ये सारी बातें हम बता ही चुके हैं। यदि आप एक यूनिट चार्ज रखोगे तो रिपेल होकर इस तरफ जाएगा, यदि आप ds का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी जस्ट उसी दिशा में जाएगा। और ds की दिशा भी OP के अनुदिश होगी। तो इस तरह से थीटा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन दोनों क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो इस स्थिति में थीटा क्या हो जाएगा, अतः थीटा 0। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ई डी एस, कॉस थीटा की जगह हमारा 0 डिग्री, और फाइनली डी फाई क्या निकल कर आया, ई डी एस। तो इस तरह से आपने टोटल फ्लक्स निकाला कितना, सॉरी छोटे से हिस्से में से पास होने वाला, इस ds हिस्से में से पास होने वाला फ्लक्स कितना निकला हमारा, eds। यदि आप संपूर्ण गोले की बात करते हो तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण गोले का फ्लक्स क्या होगा, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे फाई एस, मतलब संपूर्ण के लिए, टोटल के लिए बात कर रहे हैं हम, और यहाँ इस तरह से एस ई
ds। हम लोगों ने पढ़ा है ये जो phi s होता है ये किसके इक्वल होता है? हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि टोटल जो चार्ज मौजूद होता है उसका 1/ε0 गुना कर दें। तो यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं वो सारी चीज़ों को, phi s किसके बराबर होता है? Q/ε0 के बराबर होता है। सेम इसी प्रकार आपका ds मतलब संपूर्ण गोले का एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यदि इसकी बात की जाए ds, तो हम लोगों को मालूम है 4πr² के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ यदि हम इसकी जगह रख दें, phi s की जगह Q/ε0, तो ये रख दिया Q/ε0, ठीक, E आ गया। ds की जगह क्या रख दिया हमने? 4πr² आ गया, ठीक। हम लोग क्या कर सकते हैं, 4πr² को क्रॉस कर दें यदि, तो क्या आएगा? E = 1/4πε0, 4π को इसके साथ लिख दिया ε0 के साथ, Q/r² आ गया। E का वैल्यू आ गया हमारा क्या? 1/4πε0 Q/r²। अब आप लोगों को ध्यान होगा, यदि आप यहाँ लगने वाला फोर्स निकालोगे यदि, तो क्या निकल कर आएगा? हमने पढ़ा है कि यहाँ पे अगर हमें लगने वाला फोर्स निकालेंगे तो वो निकल कर आता है हमारा F = Q0E। हमने फार्मूला पढ़ा है, F = क्या होता है हमारा? Q0E। कि यदि एक यूनिट चार्ज की बात की जाए, अगर हम यहाँ एक यूनिट चार्ज की बात करें कि यूनिट चार्ज को हमने रखा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो F = Q0E होगा। ये हमने इंटेंसिटी का जो फार्मूला पढ़ा था, इंटेंसिटी = क्या होता है हमारा? इंटेंसिटी किसके बराबर होता है? F के। और यदि यूनिट चार्ज की वैल्यू ले लोगे तो क्या आ जाएगा? E = F/Q0। तो उस फार्मूले के आधार पर ही हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया है, F = Q0E। यदि इस वैल्यू को उठाकर यहाँ लिख दिया जाए तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? तो देखिएगा, फार्मूला हमारा बनेगा उस स्थिति में F = इसको हम यहाँ लिख देते हैं जस्ट साइड में, इस E का वैल्यू हमने यहाँ रखा तो क्या आ जाएगा हमारा? E का वैल्यू रखने पर आएगा हमारा F = Q। हमने क्या किया? E का वैल्यू इसकी जगह रख दिया तो क्या आएगा? 1/4πε0 Q/r²। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो, F का वैल्यू क्या आ गया? 1/4πε0 Q/r²। ये क्या है हमारा? कूलॉम्स लॉ था। और ये आपका इस तरह से आप लोगों ने क्या किया? गॉस थ्योरम की मदद से कूलॉम्स लॉ को प्रूव किया है। तो इस तरह से ये बात हमारी प्रूव होती है। अब हम लोग देखेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसमें अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। मतलब इस बार हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, अनंत लंबाई का एक सीधा वायर है, जिसके कारण हम किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा मानेंगे कि कैपिटल L लंबाई का एक हमारे पास एक वायर है, चार्ज्ड वायर है, आवेशित वायर है। माना एक L लंबाई का आवेशित वायर है, तार है। ये चालक है, लिख देते हैं। एक हमने L लेंथ का चार्ज
कंडक्टर को मान लिया, ठीक। और इस जो एल लंबाई का हमने ये वायर लिया है, इस पर यूनिट लेंथ की चार्ज डेंसिटी हमने माना लेमडा है। प्रति एकांक लंबाई की, प्रति एकांक लंबाई की, लंबाई का आवेश घनत्व, आवेश घनत्व लेमडा है। हमने माना कि पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लेमडा है। अब हम उस कैपिटल एल लंबाई का जो वायर था उसमें केवल एक हमने एल उसको एक्सिस मानते हुए, एल लंबाई के जो वायर है उस एल लेंथ को हम एक्सिस मानते हुए एक आर रेडियस का एक सिलेंडर बनाते हैं हम। एल लंबाई के चालक को अक्ष मानते हुए, उसे हमने एक्सिस मानते हुए हमने क्या किया, एल लंबाई के चालक को एक्सिस मानते हुए एल ऊंचाई एवं आर त्रिज्या का एक बेलन बनाया। हम लोग करना ये चाहते थे कि आर रेडियस पर किसी पॉइंट पी पर हम लोग इंटेंसिटी निकालना चाहते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, जो एल एक्सिस है इसे हम इस तरह यहाँ पे बना के बता देते हैं आपको कि ये हमारा एल लंबाई का वायर है, इस पर चार्ज मौजूद है हमारा, ये एल लंबाई का वायर है। हमने क्या किया, इस एल लंबाई के वायर के कारण हमें किसी पॉइंट इस वायर से आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ज्ञात करना था। इस वायर से, इस एल लंबाई का जो वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहाँ पर हमको इंटेंसिटी ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस वायर में एक हिस्से को चुना एल लंबाई का, तो ये हमारी मान लीजिए वो एल लंबाई हो रही है। और इस एल लंबाई को लेते हुए, इस कैपिटल एल को एक्सिस मानते हुए, आर रेडियस की त्रिज्या का हमने एक आर रेडियस को लेते हुए एक हमने क्या किया, सिलेंडर, एक बेलन बनाया। तो देखिएगा इस टाइप का सिलेंडर हमें प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार हमने आर रेडियस का बनाया और ये जो पूरा अनंत लंबाई का जो वायर था उसमें आपने एक एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई को आपने चुना, उसको आपने हाइट मानते हुए उस बेलन की, और रेडियस जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ज्ञात करना था उसको हमने क्या लिया, उस आर डिस्टेंस को त्रिज्या का हमने एक सिलेंडर बेलन बनाया। तो एक सिलेंडर की रचना कर ली। ये जो सिलेंडर होगा ये पूरा हमारा गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसके बीचों बीच हमारा वायर मौजूद है। आप ये देखिएगा, अगर ये कंडक्टर है, इसके चारों तरफ आपने एक सिलेंडर ले लिया तो वो गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पर इसका इंटेंसिटी जो मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें, हम इस सिलेंडर में से हमारा फ्लक्स गुजरेगा। हम लोग निकालना क्या चाहते हैं, इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग किसकी मदद से निकालना चाहते हैं, इस बार एक तरह से ये देखा जाए गॉस थ्योरम का उपयोग करने वाले हैं। और गॉस थ्योरम ने जो हमारा एक तरह से बताया है कि टोटल फ्लक्स कितना है,
टोटल फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, और उसमें चार्ज का एक रिलेशन होता है। तो हमें ये बात समझ में आ जाना चाहिए, गॉस की मदद से हम लोग निकालना चाहते हैं कि टोटल इसमें से फ्लक्स कितना पास होगा। ये जो गॉसियन सरफेस लिया है आपने, जो सिलेंडर लिया है, इस गॉसियन सरफेस में से हमारा फ्लक्स कितना पास होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस सिलेंडर में से टोटल पास होने वाला फ्लक्स। तो आप यदि इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लो, इस ऊपरी वाले हिस्से को, ऊपरी एरिया को हमने नाम दे दिया मान लीजिए S1। ये जो कर्व्ड सरफेस है हमारा सिलेंडर का, इसको यदि हमने नाम दे दिया मान लीजिए S2। सेम इसी प्रकार जो ये नीचे वाला जो कर्व्ड सरफेस, इसको हमने नाम दे दिया S3। ये 3 सरफेस हो गए सिलेंडर में, S1, S2, S3। हम लोग देखेंगे इस वायर के कारण फ्लक्स जो पास होगा वो कहाँ कहाँ से होगा, अब हम उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण इस सिलेंडर में से पास होने वाला फ्लक्स कहाँ कहाँ होगा। तो देखिएगा, यदि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटेंसिटी कहाँ है, तो यदि आप एक यूनिट चार्ज को यहाँ ला कर रखते हो, हम लोग पहले ये बात करेंगे कि ये वायर है, और यदि आप यहाँ यूनिट चार्ज को ला के रखोगे तो वो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। यदि शायद हम यहाँ ला के रखेंगे यूनिट चार्ज को तो इस तरफ जाएगा। यदि यूनिट चार्ज को हम यहाँ ला कर रखेंगे तो ये, क्योंकि यहाँ चार्ज मौजूद है, वो उसको क्या करेगा, यूनिट चार्ज को रिपेल करेगा। तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपको क्या मिलने वाला है, इस तरह से मिलने वाला है। इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर, इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ। ये तो आपको देखा जाए तो यदि ये एक कंडक्टर था, इसके पास यदि यूनिट चार्ज ला के रखोगे तो इधर जाएगा, यहाँ ला के रखोगे तो इस तरफ जाएगा, यहाँ रखोगे यूनिट चार्ज तो इस तरफ जाएगा, यहाँ ला के रखोगे तो इस तरफ जाएगा। तो चारों दिशाओं में इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें मिलने वाली है सिलेंडर के जस्ट, है ना, उसके एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर बोलें। यदि जो ये एक्सिस लिया जाएगा तो उसके ऐसा लगेगा चारों दिशाओं में इससे इंटेंसिटी लाइंस हमारी बाहर आ रही हैं, कुछ इस तरह का हमें लगेगा। तो इस तरह से अगर आप देखें इंटेंसिटी कहाँ पास हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है। इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ नहीं है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, यहाँ है, ऊपर की ओर नहीं है ना। इस सिलेंडर के या जो कंडक्टर, जो बेलन आपने बनाया उसकी तो चारों दिशाओं में है, सब तरफ रहेगा इंटेंसिटी की डायरेक्शन। केवल S1 और S2 की डायरेक्शन में हमारी इंटेंसिटी नहीं है। तो पहली बात तो हमें ये समझना है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ की ओर है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कि S1 से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे सिलेंडर को, इस बेलन को बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ को तीन भागों में S1, S2 एवं S3 से पास होने वाला, गुजरने वाला फ्लक्स मतलब कि ये जो सिलेंड्रिकल जो शेप प्राप्त हुआ है, इसमें चारों दिशाओं में से निकलने वाला, ऊपर से, है ना, जो निकलने वाली जो लाइंस होगी या जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो S1 की बात करते हैं, है ना, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, S1 के लिए बात करते हैं। तो पृष्ठ S1 के लिए, पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या होगा, फ्लक्स का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, वो होता है फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा। अब हम इसके अनुसार यदि बात करें कि हमारा S1 में से कितना फ्लक्स पास होगा, तो देखिएगा इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या मिल रही है, इंटेंसिटी की इधर है, इस तरफ है, इस तरफ है इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ठीक।
और यदि S1 जो एरिया है उसकी यदि डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमें, नॉर्मल, है ना, अभिलंबवत तो ऐसा ऊपर की ओर जाएगा। तो S1 की जो डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ, इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरह से हो रही है, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में आप लोग समझ सकते हैं थीटा यदि 90 होगा, थीटा यदि 90 होगा तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो इसको नाम दे देते हैं हम फाई S1, ठीक, फाई S1। मतलब इस S1 में से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि थीटा कितना आ रहा है आपका, थीटा हो रहा है 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में फाई S1 इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई हमारे पास कि फाई S1 का वैल्यू कितना हो रहा है, 0। अब सेम इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे इस H2 के लिए बात करते हैं, तो उसको तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखते हैं हम H2 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, H2 से होकर पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो यदि आप ध्यान से देखें H2 इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर चारों दिशाओं में फैलेगा इंटेंसिटी, जैसा हमने बताया आपको इंटेंसिटी सब दिशाओं में ऐसा मिलेगा, सभी दिशाओं में मिलेगा। और यदि आप इसके क्षेत्रफल, इसके सरफेस का डायरेक्शन लोगे तो वो भी कैसा मिलेगा, वो चारों दिशाओं में ऐसा प्राप्त होने वाला है। मतलब कि इस कंडीशन में आपको इंटेंसिटी का और जो सरफेस होगा उसका डायरेक्शन कैसा मिलने वाला है, सेम होगा। इस कंडीशन में सरफेस का और इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यदि H2 के लिए बात करें, H2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या होगा, H2 सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इंटेंसिटी की डायरेक्शन और ds यानी मतलब एरिया की डायरेक्शन दोनों क्या हो रही है, सेम हो रही है। मतलब थीटा क्या बनेगा हमारा, थीटा होगा 0। तो फाई S2 EDS कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 होगा तो फाई S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, EDS। तो इस तरह से आपने देखा ऊपर S1 में से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0। H2 से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, फाई EDS। सेम इसी तरह यदि आप S3 के लिए बात करोगे तो S3 के लिए फ्लक्स कितना निकल कर आएगा। तो यदि हम इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ठीक, S3 के लिए बात करते हैं, सरफेस S3 के लिए, तो S3 के लिए क्या होने वाला है, S3 पृष्ठ के लिए क्या होगा, तो देखिएगा S3 से फ्लक्स कितना होगा, फिर इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ और नॉर्मल क्या मिलेगा, इस सरफेस का नॉर्मल जस्ट ऐसा। तो एंगल क्या बनने वाला, थीटा 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री होगा, थीटा यदि 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फाई S3 क्या हो जाएगा, फाई S3 हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि S1 से होकर जो पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। H2 से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, EDS। फाई इस S3 से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि हमें इंटेंसिटी और उस एरिया की डायरेक्शन को देखते हुए हम पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपने सरफेस S1 के लिए, पृष्ठ S1 के लिए फ्लक्स निकाला तो क्या हो निकल कर आया, 0। सेम इसी प्रकार सरफेस H2 के लिए निकाला फ्लक्स तो क्या निकल कर आया हमारा, EDS, क्योंकि इस कंडीशन में कॉस थीटा 0 था और फाइनली हमारा आ गया था EDS। आपने सरफेस S3 के लिए फ्लक्स निकाला तो क्या निकल कर आया, 0।
इस तरह से हम बात करेंगे कि टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, पूरे सिलेंडर में से कुल फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो कुल बेलनाकार भाग से निकलने वाला फ्लक्स तो क्या आ जाएगा, तीनों को टोटल करना होगा, इसको तीनों को हम टोटल करेंगे तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0 + EDS + 0, तो फाइनली आ जाएगा हमारा EDS। इस तरह से आपने क्या किया, टोटल फ्लक्स निकाल लिया। तो टोटल फ्लक्स क्या निकल कर आया, EDS, यानी हमारा फाई का वैल्यू आ गया EDS। अब हम लोगों को एक बात ही करना है कि फाई = EDS, ये आपने किसके लिए निकाल दिया। अब पूरे एक सिलेंडर के लिए बात हो गई कि पूरे इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, फाई EDS हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप पूरे हिस्से के लिए जब निकालते हो फ्लक्स, उस कंडीशन में ये ds क्या है हमारा, ये आपने H2 हिस्से का एरिया था हमारा। H2 जो था कर्व्ड सरफेस था सिलेंडर का, तो इस ds की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2πRL। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है, ठीक। h यानी हाइट होता है, तो h कितना है इसमें, l है। तो इस ds की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा ds की जगह हम लोग लिख देते हैं 2πRL, ठीक। इस ds की जगह कर्व्ड सरफेस हमारा आ जाएगा 2πRL। अच्छा, फाई कितना, फाई की जगह हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है कि अंदर जो भी चार्ज मौजूद है, इसके अंदर जो भी चार्ज मौजूद है, तो हमने माना कुछ देर के लिए कि Q ही चार्ज मौजूद है, तो Q फाई = क्या लिख सकते हैं हम, Q/ε0। लेकिन ये Q चार्ज अभी हमें मालूम नहीं है, इसका तो हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये Q चार्ज, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, इसको निकालने के लिए हमें एक काम करना होगा। हम बोलेंगे कि हमारा पर यूनिट लेंथ का, इस वायर पे पर यूनिट लेंथ का चार्ज डेंसिटी कितना था, लैम्डा था। पर यूनिट लेंथ की प्रति एकांक लंबाई का जो चार्ज आवेश घनत्व था वो कितना है, लैम्डा, और इसकी लंबाई कितनी है, L। तो L का यदि हम लैम्डा में इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल Q का वैल्यू निकल आएगा। यानी Q का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा × L, क्योंकि लैम्डा क्या है हमारा, पर यूनिट लेंथ की चार्ज डेंसिटी है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व है, और सिलेंडर का जो वे हाइट है या इसका जो लेंथ है वो कितना, L है। तो L का यदि इंटू कर देंगे तो टोटल जो चार्ज मौजूद है वो हम लोग निकाल सकते हैं, Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो Q का वैल्यू आएगा, क्या आएगा हमारा, लैम्डा L। तो ये लैम्डा L हम यहाँ रख सकते हैं। तो हम लोग यही काम आप लोग यहाँ करने वाले हैं आगे। तो ये सारे फार्मूले का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने फाई की जगह क्या रख दिया, Q/ε0 ये रख दिया, ठीक। तो क्या आ गया, E की जगह E इंटेंसिटी तो हमें निकालना था, ds की जगह क्या आ गया हमारा, 2πRL। अब इस Q की जगह इस वैल्यू को रख सकते हैं, लैम्डा L, ठीक। ये Q क्या है हमारा, इस सिलेंडर के अंदर का टोटल चार्ज, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज मौजूद है, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद है वो हमारा क्या है, Q। और Q को कैसे निकाला है आपने, पर यूनिट लेंथ की जो चार्ज डेंसिटी थी उसका इंटू कर दिया टोटल उस लेंथ से, है ना। जो तो हम लोगों ने क्या निकल कर आएगा, यहाँ लिख देंगे Q की जगह लैम्डा L /ε0 E × 2πRL। इसके आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको अपन। तो देखिएगा, यदि इस E को यहीं रहने दें और 2πRL को क्रॉस कर दें तो क्या आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम E
2πRL को क्रॉस कर दिए तो क्या आएगा हमारा 1/, इस तरह से लिख दें 2πRL, ठीक, 2πRL और एप्सिलॉन 0, ये क्रॉस हो गया। ऊपर क्या है हमारा लैम्डा एल, तो आप लोग देखेंगे एल से एल कैंसिल हो सकता है, ठीक। तो ई का वैल्यू क्या, इस तरह से लिख दें इसको हम 1/2π एप्सिलॉन 0 λ/r, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो ये जो आपने निकाला है, इसके कारण, इस वायर के कारण इंटेंसिटी निकाला आपने 1/2π एप्सिलॉन 0 λ/r, तो ये आपका इंटेंसिटी आ गया। तो ये गॉस थ्योरम की मदद से निकाला है। तो इस बार हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड समान रूप से आवेशित एक प्लेन चादर है, ठीक। प्लेन चादर शीट के कारण हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसा कुछ करने वाले हैं। यहाँ मान लीजिए ये एक अपना एक चादर है, प्लेन शीट है जिस पर चार्ज है, और इस चादर के कारण किसी इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करना पड़ेगी। गॉसियन सरफेस यानी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर हमारा इंटेंसिटी कैसा हो, सेम हो। तो इसके लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस करेंगे। तो हमने इसमें एक छोटा सा, पूरी इतनी बड़ी जो शीट है हमारी, उसमें एक हमने छोटे से हिस्से को चुना। इसका एरिया हमने मान लिया ए है, एक ए एरिया को चुना हमने, और यहाँ से हमने इस बार कुछ इस तरह का सिलेंडर लिया। ये सेम जितना दूर डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर हमने ले लिया, और इस टाइप का ये डिस्टेंस निकल कर आया हमारे पास। ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ये अनंत चादर थी जिसके दोनों ओर आपने क्या किया, सेम डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एक सिलेंडर आपने बना लिया। ये जो सिलेंडर है इसके हर एक पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करने वाला है। अब हम बात करेंगे कि इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। इस पी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात किसके बारे में करना चाहते हैं कि फ्लक्स कितना होगा। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, फिर हम वही काम करेंगे। इस सिलेंड्रिकल शेप के लिए हम बात करेंगे पहले इंटेंसिटी की डायरेक्शन की, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं क्या, फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो फिर देखेंगे, इसको हम तीन अलग अलग भागों में ले लेते हैं, S1, S2 और ये वाला कर्व सरफेस, इसको नाम दे देते हैं S3। ठीक। तो अब हम बात करते हैं, इसको नाम अपन इसको S2 या S3 भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले, इससे पहले शायद इसको S3 नाम दिया था, इसको S2 तो दे सकते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इंटेंसिटी का पता करेंगे कि इंटेंसिटी किस ओर है, क्योंकि हमें पता ये करना है कि फ्लक्स कहाँ है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें कुछ बातें जो हमें लिखना है वो ज़रूर हम लिख लेते हैं पहले, कि ये एक अनंत प्लेन्स, एक अनंत चादर है, अनंत समतल चादर की एक सीट है जिस पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज की जो डेंसिटी है, पर यूनिट एरिया पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर चार्ज की जो डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। तो ये सारी बातों को हम लोग नोट करेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यदि चार्ज की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और उसमें हमने एक छोटे से हिस्से ए को लिया, और इसके पी पॉइंट पर हम लोग इंटेंसिटी आर दूरी पर इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सेम आर डिस्टेंस का एक सिलेंडर
बनाते हो आप, सेम उतना ही डिस्टेंस का आप एक, है ना, इस तरफ एक पॉइंट चुनते हो, एक एरिया H2 लेते हो और एक सिलेंडर बना लेते हो। यहाँ ये जो बेलन आपको प्राप्त हो रहा है, अब आप लोग क्या करोगे, इसके कारण इंटेंसिटी का पता करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, जैसे कि प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट में आपने इतना सा एक एरिया A चुन लिया, और यहाँ पे यदि आप यूनिट चार्ज को लाकर रखोगे तो यूनिट चार्ज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। यहाँ ला के रखोगे, इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। मतलब यदि यूनिट चार्ज यहाँ ला के रखोगे तो रिपेल होगा, यहाँ ला के रखोगे रिपेल, यहाँ ला के रखोगे रिपेल होगा। तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरह से मिला आपको। सेम है यहाँ के लिए बात करोगे, क्योंकि प्लेन शीट है और चार्ज यहाँ मौजूद है, तो यूनिट चार्ज अब यहाँ ला कर रखोगे रिपेल, यहाँ रिपेल, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा मिल रहा है, इधर की ओर। सेम आप इंटेंसिटी यहाँ के लिए निकालिए, इस तरफ, इधर की ओर, इधर की ओर। इंटेंसिटी इधर की ओर तो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है ना। जो भी इंटेंसिटी मिलना है कि आप जब यूनिट चार्ज को ला के रखोगे वो इस तरफ रिपेल होने वाला है, या इधर ला के रखोगे तो इस तरफ रिपेल होने वाला है। तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपको इधर और इधर मिलेगा, इस तरफ तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन नहीं मिलने वाला। ठीक, हम लोगों ने जैसा बोला कि भाई इसका एरिया कितना है, A, यहाँ का एरिया भी कितना A है। तो हम लोग सबसे पहले इस हिस्से के लिए बात करते हैं कि यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो S1 से गुजरने वाला फ्लक्स तो कितना होगा, फ्लक्स का हमें फार्मूला पता है, फाई क्या होता है, E ds cos थीटा। ठीक, तो S1 से गुजरने वाला, मतलब यदि इसको आप S1 नाम दे रहे हो तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, फाई S1 E इंटेंसिटी है, ds कितना है, इसका एरिया हमने माना था A है। तो ये सारी बातें हम लोग पहले ही नोट कर लेंगे कि इस पे पर यूनिट इसकी चार्ज की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और ये इसका जो एरिया आपने कितना लिया, इसका एरिया H लिया था। तो इस तरह से ds की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। cos थीटा क्या होने वाला है, तो देखिएगा, यदि आप इस S1 के लिए बात करते हो तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी ये है और ds की डायरेक्शन वो भी ये होगी। ठीक, अगर ये एक सिलेंडर लिया है आपने, तो यदि आप इस सरफेस का नॉर्मल बनाओगे तो वो भी इस डायरेक्शन में जाएगा, इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर है। तो इस बार क्या होने वाला है, थीटा क्या होने वाला है, थीटा इस बार होगा हमारा थीटा 0 डिग्री, और 0 डिग्री में आपको पता है ये क्या आ जाएगा, फाई S1 इज इक्वल टू EA, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होगा हमारा, cos 0 का वैल्यू 1। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, फाई S1 का वैल्यू EA आ जाएगा। सेम इसी प्रकार आप H2 के लिए निकाल लीजिए, H2 से पास होने वाला फ्लक्स भी ऐसे निकलेगा हमारा, H2 से गुजरने वाला फ्लक्स, फिर वही फार्मूला E ds cos थीटा। आप लोग देखेंगे यदि इस बार इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अभिलंब खींचेंगे, वो भी इस तरफ, इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ, तो थीटा क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया 0 डिग्री। तो फाइनली फाई S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, EA, इसका एरिया भी A होगा। तो इस तरह से आपने फ्लक्स निकाला, क्या निकल कर आया, EA। अब हम लोग इस S3 के लिए बात करते हैं, S3 से गुजरने वाला फ्लक्स मतलब कि फाई S3 E ds cos थीटा। तो आप लोग देख रहे हैं इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ये है, और यदि आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर रूप में ऐसा जाएगा। तो थीटा जब 90 डिग्री होता है, थीटा हमारा जब 90 डिग्री होता है, तो आप लोगों को पता है उस कंडीशन में क्या होगा, फाई S3 का वैल्यू 0। तो आपने देखा इस कंडीशन में जो ये सिलेंडर है उसका जो टोटल फ्लक्स आप देखोगे, टोटल फ्लक्स यदि हम निकालेंगे, संपूर्ण
फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, EA प्लस EA प्लस 0। इसका मतलब आया हमारा टोटल फ्लक्स कितना आ गया, फाई 2EA। इस तरह से हमने निकाल दिया, फाई का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2EA। टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इसमें से, 2EA होगा। अब हम लोगों को मालूम है कि 2 और A को तो क्रॉस करके हम यहाँ पहुँचा सकते हैं, और ये जो फाई है, इस फाई की जगह हम लोगों ने क्या लिखा था, क्या लिख सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग। फाई की जगह लिख सकते हैं Q/ε0। गॉस थ्योरम में पढ़ा है हम लोगों ने, फाई का वैल्यू क्या पढ़ा है, Q/ε0। और हमें इस Q का मतलब होता है क्या, ये अंदर ये चार्ज कितना मौजूद है, इसके अंदर जो हिस्सा आपने चुना है पार्ट, उसमें चार्ज कितना मौजूद है। तो चार्ज कितना मौजूद है इसके अंदर, तो यदि इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, इसकी डेंसिटी कितनी है, हम लोगों को निकालना है कि इसके अंदर चार्ज कितना मौजूद है सिलेंडर के अंदर। तो ये इस हिस्से में जो चार्ज मौजूद है वो हमारा पूरा सिलेंडर का चार्ज कहलाएगा। तो इसमें चार्ज, इस पूरे की चार्ज डेंसिटी कितनी थी पर यूनिट एरिया की, सिग्मा थी। अगर इसका एरिया A है तो यदि A का इंटू कर दें तो सिलेंडर के अंदर का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं हम, Q इजिकल टू क्या, सिग्मा A। इस वैल्यू को यदि यहाँ रख दें हम, तो देखिएगा, तो Q की जगह सबसे पहले हमने क्या रख दिया, Q/ε0 आ गया हमारा 2EA। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 2 और A को क्रॉस करके पहुंचा देते हैं इधर, और Q का वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आएगा देखिएगा, E इज इक्वल टू आएगा 2A को क्रॉस कर दिया, Q का वैल्यू रख दिया हमने सिग्मा A, ठीक, Q का वैल्यू रख दिया हमने सिग्मा A, और 2 और A, 2A और ε0 को, ये वाला ε0 इधर लिख दिया, 2A को क्रॉस करके यहाँ लिख दिया, A से A कैंसिल हो गया। तो आपने देखा E का वैल्यू क्या आ गया हमारा, σ/2ε0। तो इस तरह से आपने इंटेंसिटी निकाल लिया। E इज इक्वल टू क्या हो गया, σ/2ε0। अनुप्रयोगों में थर्ड नंबर का है, आवेश के दो अनंत समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। इसमें दो प्लेन शीट्स थे, इनफाइनाइट उनका पूरा एरिया है, और दो शीट्स के बीच में हम अलग अलग तरह से, अलग अलग कंडीशंस में हम इंटेंसिटी को निकालेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने एक सीट को लिया A, और एक सीट और है हमारा B, दोनों पर चार्ज फैला हुआ है। हमने ऐसा माना कि इन पर जो चार्ज की जो डेंसिटी है, एक पर सिग्मा A है और एक पर सिग्मा B है। एक सीट A है और एक सीट हमारी प्लेन सीट B है। ये दोनों सीट्स आपस में पैरेलल रखी हुई हैं। एक में चार्ज डेंसिटी हमारी मान लीजिए सिग्मा है, सिग्मा A, दूसरे में चार्ज डेंसिटी हमारी कितना है, सिग्मा B। इन सारी बातों को हम नोट कर लिखेंगे कि हमारी दो प्लेन सीट्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं, आवेश फैला हुआ है। एक पर यूनिट एरिया का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा A है, तो दूसरे का हमने माना सिग्मा B है। अब हम लोग इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, एक इस P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, एक हम इस Q पॉइंट पे निकालना चाहते हैं इंटेंसिटी क्या होगा, एक हम लोग यहाँ R पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इन तीन पॉइंट्स पर हम लोग इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पर इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो इसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे इस P पॉइंट की यदि बात की जाए, बिंदु P, पॉइंट P पर इंटेंसिटी, बिंदु P पर तीव्रता। तो हम लोगों ने देखा था इससे पहले प्लेन शीट के लिए जब इंटेंसिटी निकाला था तो वो निकल कर आया था, जैसे A प्लेट के लिए बात करें, प्लेट
ए के लिए, तो तीव्रता निकल, हम लोगों ने इससे पहले किया था कि एक प्लेन शीट के लिए के कारण, एक समतल चादर के कारण जो इंटेंसिटी था वो उसका फार्मूला था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यदि आप लोग प्लेट ए के लिए बात करते हो तो इसमें सिग्मा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा ए लिखेंगे, क्योंकि इसका हम लोग पर यूनिट एरिया का जो डेंसिटी मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, सिग्मा ए। सेम इसी प्रकार यहाँ की बात करते हैं तो इसमें पर यूनिट लेंथ का पर यूनिट एरिया का चार्ज डेंसिटी कितना है हमारा, सिग्मा बी है। तो प्लेट ए के लिए जब हम बात करेंगे, प्लेट ए के लिए पी पॉइंट पर, बिंदु पी पर तीव्रता, तो क्या निकल कर आएगा हमारा, प्लेट ए के लिए पॉइंट पी पर हमारा इंटेंसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले इंटेंसिटी का जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसके अनुसार तो कितना होगा, सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन हमें इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि जब इंटेंसिटी आपको इस पॉइंट पे याद निकालना है तो हमें थोड़ा सा एक्सिस को ध्यान रखना होगा। यदि इस सीट को आप ऐसा मानिए कि यहाँ पर मौजूद है, यदि आप इस तरफ के पॉइंट की, सीट के इस तरफ के पॉइंट की बात करते हो तो वो नेगेटिव में लेना है। यदि सीट यहाँ है, इसके इस तरफ की बात करोगे, जैसे क्यू पॉइंट, यदि ए को हम यहाँ माने रखा हुआ, यहाँ मान लिए रखा हुआ, इस सीट के यदि इस तरफ की बात कर रहे हैं हम, मतलब ये ए सीट रखी है उसकी इस तरफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो फिगर होगा वो नेगेटिव्स में होते हैं, तो इसलिए इसको आप नेगेटिव में मार्क कर लीजिएगा। मतलब ये हमारा क्या आएगा, माइनस के रूप में आएगा, माइनस सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0। सेम इसी प्रकार आप बी प्लेट के लिए जब बात करोगे तो पॉइंट कहाँ ले रहे हो आप, इस तरफ ले रहे हो, तो इस तरफ तो हमें मालूम है हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरह से आप यदि प्लेट बी के लिए बात करोगे, प्लेट बी के लिए बिंदु पी पर तीव्रता इंटेंसिटी, तो क्या निकल कर आएगा हमारा, माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब हम लोग टोटल की बात करें, नेट इंटेंसिटी कितना होगा, तो नेट इंटेंसिटी परिणामी तीव्रता कहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, बिंदु पी पर हम लोग नेट इंटेंसिटी निकालते हैं यदि, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मतलब इस तरह से लिख लेंगे, सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक, माइनस में है ये, माइनस, फिर इसी प्रकार से हमारा है ना ये वाला फिगर भी आ जाएगा। मतलब इस तरह से लिख देते हैं इसको, माइनस सिग्मा बी अपान सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हम लोग नेट निकाल सकते हैं। तो सिग्मा ए अपान, तो हमें इस तरह से इसको याद रखना होगा कि यदि पॉइंट आप इस तरफ ले रहे हो, प्लेट के इस तरफ ले रहे हो तो माइनस में आएगा, प्लेट के इस तरफ का पॉइंट था माइनस में आएगा। इसको चाहो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो आगे, इन दोनों में से यदि हमने 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा बी। अब ये माइनस यदि हम हटा देते, ये ब्रैकेट इस तरह से लिख सकते हैं माइनस, तो डायरेक्ट इसको इस तरह से लिखा जा सकता है सिग्मा बी 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। अब आप आगे देखिएगा, यदि हम इस क्यू पॉइंट के लिए बात करते हैं तो फिर देखिएगा कुछ इसी प्रकार से हम ग्राफ को मदद लेंगे। यहाँ हमने ग्राफ बनाया तो क्या आने वाला है, ये ए पॉइंट, ये ए प्लेट के लिए ये पॉइंट किस तरफ आ गया, ये प्लेट है आपका, तो पॉइंट इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में लोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इंटेंसिटी यहाँ निकालोगे तो प्लेट ए का
बिंदु पॉइंट Q पर तीव्रता क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग समझ सकते हैं प्लस, इसके कारण क्या आएगा, यहाँ प्लस के रूप में लेना है क्योंकि इस बार प्लेट ये इधर है और इस तरफ का पॉइंट है, प्लेट इधर है, इस तरफ की वैल्यू लेना है, मतलब ये पॉजिटिव रहती है, इस तरफ पॉजिटिव, प्लेट यहाँ मौजूद है, इसकी इस तरफ पॉजिटिव होगी, तो आएगा क्या हमारा सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0। यदि आप बी के लिए बात करोगे, बी के लिए, तो क्या आएगा, प्लेट बी का बिंदु Q पर तीव्रता, तो क्या आने वाला है इस बार, देखिएगा इसके लिए फिर माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लेट इधर रखी है, पॉइंट इस तरफ है, तो माइनस का आएगा, तो आएगा आपका माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। इन दोनों का नेट निकाल लेते हैं क्योंकि इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, तो दोनों का परिणामी निकालते हैं तीव्रता, परिणामी तीव्रता बिंदु Q पर, तो क्या निकल कर आएगा, देखिएगा सिग्मा ए प्लस 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बी 2 एप्सिलॉन 0। फिर वही कर सकते हैं, कॉमन लिख के ले सकते हैं, तो आएगा 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, तो ये फार्मूला हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ है, तो इसको हम रफ करते हैं। अब इस बार हम प्लेट ए के कारण पॉइंट आर पर हम इंटेंसिटी निकालेंगे, प्लेट ए के कारण आर पर, तो क्या निकल कर आएगी, अब हम लोग ये समझ सकते हैं पॉइंट इस तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, और इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0। सेम ऐसी प्लेट बी के लिए निकालते हैं हम, प्लेट बी के कारण, तो क्या निकल कर आने वाला है इस बार इंटेंसिटी, प्लेट बी यहाँ है, पॉइंट इधर है, तो फिर यहाँ प्लस में आएगा, यानी सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, परिणामी, तो रिजल्टेंट हो जाएगा इसमें हमारा बिंदु पॉइंट आर पर, तो इन दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, तो आएगा हमारा सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। दोनों में से हमने क्या किया, 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 को कॉमन लिया, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो इस तरह से आपने अलग अलग पॉइंट्स पे पी पर, क्यू पर, आर पर इंटेंसिटी को निकाल लिया। हम लोगों ने पी पॉइंट पर जब इंटेंसिटी निकाला तो हमारा निकल कर आया था -1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। क्यू पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाला तो 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। आर पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाला तो हमारा आया 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। यदि हमें एग्जाम में बोला जाता है कि अभी जैसा हम लोगों ने माना था कि यहाँ चार्ज डेंसिटी जो है वो कैसा है, अलग अलग है, इसमें हमने सिग्मा ए माना था, इसमें हमने पर यूनिट एरिया का चार्ज डेंसिटी हमने माना था सिग्मा बी। यदि स्थितियाँ ऐसी हों, यदि हमें बोला गया कि दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है, तब क्या होगा, यानी कि इस स्थिति में सिग्मा ए, यहाँ लिख देते हैं हम इसको, यदि ये स्थिति बोली गई सिग्मा ए बराबर है सिग्मा बी, और ये दोनों के दोनों किसके बराबर है, सिग्मा के, मतलब दोनों जगह सेम डेंसिटी है, तो क्या होगा, तो देखिएगा इस कंडीशन में पी पॉइंट का इंटेंसिटी ये है, तो दोनों जगह सिग्मा सिग्मा लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा इस कंडीशन में, ये पहली कंडीशन की यदि बात कर रहे हैं हम, तो हमारा क्या आएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। ये किस स्थिति में बात कर रहे हैं हम, सिग्मा ए सिग्मा बी ये दोनों बराबर हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इस स्थिति में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा माइनस सिग्मा
और बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो इस तरह से यहाँ नेट इंटेंसिटी इसमें आएगा आपका 0, यानी सेंटर में क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में क्या आएगा तो देखिएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी आ जाएगा हमारा क्या, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी आएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 वैल्यू आ गया। तो इंटेंसिटी आ गया हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि यदि ये सिग्मा दोनों जगह चार्ज डेंसिटी कैसा है, सेम है, और यदि दोनों जगह अपोजिट है, मान लीजिए ऐसा आता है, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा और सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। यदि ऐसा है तो भी हम वैल्यूज़ को रखेंगे, यहाँ पुट कर देंगे और वो निकाल लेंगे हम।